अरे कृष्णा, सारा बोझ अकेले ही ढो रहा है। अर्जुन कहाँ है? सो रहा है माँ। क्या ये भी कोई तरीका है? बड़ा भाई बैल की तरह जुता रहे और छोटा बेफिक्र सोता रहे। खैर, अभी उठाती हूँ कान पकड़कर। अरे माँ सोने दे उसे, आज उसकी छुट्टियों का आखिरी दिन है। कल शहर जाकर पढ़ाई में जुट जाएगा, फिर कहाँ नसीब होगी उसको आराम की नींद। बस बस, बहुत सर चढ़ा रखा है तूने इसे। अर्जुन उठ, देख सूरज सर पर आया है और तू अब तक तान कर सो रहा है। उठ अर्जुन, अब उठ भी। उफ माँ, इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। जिंदगी सपना नहीं हकीकत है, जिम्मेदारी है। अरे माँ, अभी तो इसके खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के दिन है। तू चिंता मत कर, जिम्मेदारी संभालने के लिए तेरे इस बेटे के मजबूत कांधे हैं। अब छोड़िए कृष्ण अर्जुन की कथा, ला प्रसाद दे। ये ले। अरे माँ माँ माँ, मुझे पहले हाथ मुंह तो धो ले। अरे शेर भी कभी हाथ मुंह धोते हैं माँ। छू मत। आदाब माँ जी। क्यों किशन भैया, अर्जुन अकेले अकेले प्रसाद दबाए जा रहे हो? हाँ लाइए माँ जी, मेरा हिस्सा लाइए। ये ले असलम, तू भी ले। लेकिन इस बार प्रसाद से काम नहीं चलेगा। आज सर्किट हाउस में शहर से बड़े बड़े साहब लोग आ रहे हैं। आप दुआ कीजिए कि वो मेरे काम से खुश होकर फौरन तरक्की की सिफारिश कर दे। हाँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो तुझे कलेक्टर बना जाएंगे, समझा। अब सुन, मैंने अनाज की बोरियां निकाल दी हैं, उन्हें बैलगाड़ी में डालकर दुकान तक पहुंचा देना। मैं शाम को रुपए लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मगर इस बार अर्जुन को भी साथ लेके आना। क्यों? अरे मैं वहां जाके क्या करूंगा? हिसाब किताब। किशन भैया की गणित कमजोर है ना, इसलिए वो सेठ हमेशा 400-500 की टोपी पहना देता है इसे। लिखे पढ़े से पाला पड़ेगा तो बेईमानी तो नहीं कर सकेगा ना। तब तो मैं जरूर आऊंगा। क्यों भैया? बिल्कुल। कृष्ण अर्जुन जब साथ हो, हर दुश्मन की मात हो। देखो बच्चों, संभल के घर जाना। शंभू, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा दीदी। नमस्ते मास्टरनी जी, कहाँ चल दिए आप? स्कूल का टाइम खत्म तो प्राइवेट ट्यूशन का टाइम शुरू। सुना है आजकल स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। पहला पाठ हमें भी पढ़ा दो ना। ये क्या कर रहे हैं आप छोटे ठाकुर? छोड़ दीजिए मुझे। अरे छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है तो कहो तो मैं ही तुम्हें पहला पाठ पढ़ा। छोड़ दीजिए ना छोटे ठाकुर, क्यों बिचारी को परेशान कर रहे हो? कहो तो तेरी बेटी उठवा लूं सरपंच। नहीं। हाँ तो साथियों, सबसे पहले मैं तुम्हें औरत के अंग अंग समझाता हूँ, और ये रसीले होंठ, और ये है मर्द का हाथ, और ये साले जूता लात। अबे सालों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा हो? मारो साले को। इंस्पेक्टर चतुर्सेन चौबे के रहते हुए ये बलवा क्या रे? ये सब ठाकुर के इस पिल्ले और इसके चमचों ने शुरू किया है। ये मीरा जी की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे थे। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर। मास्टरनी फिसल कर गिरने वाली थी, मैंने इसे संभाला। इस अफरा तफरी में इसका पल्लू मेरे हाथ में आ गया, इसने गलत समझा और बस बात का बतंगड़ी बना दी। ये झूठ बोल रहे हैं दरोगा जी। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और छेड़खानी की। ओह, अच्छा, कैसे की छेड़खानी? यहाँ या यहाँ? ये क्या बेहुदा तरीका है सवाल करने का? सवाल नहीं करेंगे, छानबीन नहीं करेंगे तो एफआईआर कैसे लिखेंगे? इसके लिए सबूत और गवाह की जरूरत होती है। गांव वालों, क्या तुम में से किसी ने छोटे ठाकुर को मास्टरनी जी के साथ छेड़खानी करते हुए देखा? अरे इनसे क्या पूछते हो?
ये क्या बोलेंगे ठाकुर के पिल्ले के खिलाफ? इन बेचारों के जबान पर ठाकुर के कर्ज का ताला लगा हुआ है। मुझसे पूछो, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी क्योंकि तुम भी बलवे में शामिल थे रे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम भी ठाकुर के खरीदे हुए गुलाम हो? ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर इल्जाम लगाते हो। इंस्पेक्टर चतुर सेन चौबे को बेईमान कहते हो। अभी अंदर कर दूंगा साले। रुक जाइए दरोगा जी, गलती मेरी ही थी। ना मैं छोटे ठाकुर को गलत समझती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच है। मैं गिरने लगी थी तो छोटे ठाकुर ने मुझे संभाला। मैंने ही उन्हें गलत समझा। आइंदा अगर कभी किसी शरीफ आदमी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए ना कृष्णा? आओ छोटे ठाकुर आ जाओ। मीरा जी, ये क्या किया आपने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ ना बोलती तो दरोगा जी आपको छोटे केस में फंसाकर बंद कर देते। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। क्यों बे हरामखोर, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। तूने हमारे आदमियों को अनाज उठाने से रोका। सरकार, बच्चों की भूख सहन नहीं हुई, बस यही मेरी भूल थी। भूल? खाई हुई मार और लिया हुआ उधार कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम गांव वालों की जमीन जायदाद, खून पसीना, अनाज सब इस हवेली का है, और जब तक असल सूद समेत वसूल नहीं हो जाता तुम्हारी फसल का एक एक दाना हमारा है। सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। काली, जी दादा। ले जाए इस हरामखोर को गांव के चौराहे पर और इतने कोड़े मार कि कोई गिन भी ना सके। उठाना इसके नाच के सारे बोरे। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मेरे बच्चों में रहम कीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जय हो, जय हो ठाकुर साहब, जय हो। आइए जटाशंकर जी, बहुत दिनों के बाद आपके दीदार हुए। सो तो है। आपका दरबार और आपकी जमींदारी का फलता फूलता रूप जे देखकर आत्मा प्रसन्न हो गए है। यस, सोल हैप्पी। जटाशंकर जी, ये जो ठकुराई है ना, ये शेर की सवारी करने के बराबर है। जरा सा चूक कर गिरे तो समझिए शेर आपको निकल गया। शेर की सवारी तो हम भी किया करते हैं ठाकुर साहब, मगर शेर की क्या मजाल जो हमें निगलने का ख्याल भी करे। जान नहीं ले लेंगे उसके। आपकी तारीफ? जे लो ठाकुर साहब, ये राणा साहब है। जैसे आप गांव की धरती पर एक छत्र छाए हैं, वैसे ही जे शहर में छत्रराज कर रहे हैं। हमारी बुद्धि में आई कि अगर दोनों दिग्गजों को आपस में मिलवा दें तो मिट्टी भी सोना हो जाए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए, बैठिए। आइए। सेवक राम, चुना लगा? जी अभी लगाया सरकार। हाँ तो राणा साहब सुनाइए, ये मिट्टी को सोना बनाने वाली बात क्या है? ठाकुर साहब, आजकल सरकार स्टेट में इंडस्ट्रीज बनाने की बड़ी सहूलतें दे रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल जमीनों के दाम आसमान को छूने लगे। अगर हम इस गांव के आसपास की जमीनें इंडस्ट्रियल जोन में बदल दें तो हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है। लेकिन यह नामुमकिन है। ये सारी जमीन खेती बाड़ी की है, इसे सरकार इंडस्ट्रियल जोन में बदलने की इजाजत नहीं देगी। तो फिर हम किस मर्ज की दवा है? 2 महीने के बाद इलेक्शन हुआ है और पार्टी ने हमें इसी कंस्टिट्यूएंसी से टिकट देने का फैसला भी कर लिया है। राणा साहब ने इलेक्शन का पूरा खर्चा अपने ऊपर ले लिया है। अब बस आप ठाकुर साहब अपनी ठकुराई के दबदबे से हमें ये इलेक्शन में जितवाई दें। सरकार से जमीन का क्लासिफिकेशन बदलवाना हमारा बाएं हाथ का खेल है, और उसके बाद गांव वालों की जमीन को हथियाना आपका जिम्मा है। इस काम में जो भी मुनाफा होगा हम तीनों के बीच बराबर के हिस्सों में बांट लिया जाएगा। है मंजूर? मंजूर है। चूना लग गया सरकार। अरे जे हुई ना बात। मैं उस ससरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा उस हरामजादे को। अरे गुस्सा थूक दीजिए, भूल जाइए सब कुछ छोटे ठाकुर। हरगिज नहीं। क्या हुआ बेटे, किसे गोली मारने पर तुला हुआ है? वो हरामजादा कृष्ण प्रसाद यादव डैडी। क्या हुआ? होना क्या हुजूर, वो ऐसा है कि छोटे ठाकुर का दिल वो विधवा मास्टरनी के ऊपर मचल उठा। इतने में वो ससुर कृष्णा भी वहां पहुंचा लगा मारपीट करने। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहां पे पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता हुजूर।
उस कुत्ते की ये मजाल। बिल्लू हमारा बेटा है। काली, जी दादा। ले जाओ अपने आदमियों को और तोड़ दो उस कुत्ते के हाथ पांव, और उस मास्टरनी को भी उठा कर ले आओ। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप क्या गजब ढा रहे हैं। वैसे भी इलेक्शन वहां सर पे, ऐसे समय में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारी लुटिया ही डुबो दे। वैसे जवान बेटे को खुली छूट देना अच्छी बात नहीं है। जटाशंकर ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, ख्याल रहे। इस इलेक्शन में हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके बेटे के छिछोरेपन की वजह से हमारा भारी नुकसान हो जाए। अरे आप लोग खामखा राई का पहाड़ बना रहे हैं। वैसे भी अब हमें बिल्लू के मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कल ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर के कॉलेज में जा रहा है। हाय अर्जुन। अरे हाय गुरु, कैसे हो? फाइटिंग फिट। तुम गांव से कब आए? आज सवेरे आया यार, बस हॉस्टल में सामान पटका और चला आया। अरे यार वो रॉकी रंगीला नहीं दिखाई देते? वो दोनों तो हमेशा की तरह सूजी के क्लास के बाहर रंग जमा रहे होंगे। ओ सूजी, हाउ बोरिंग यार। फिर वही क्लासेस और वही लेक्चर्स और वही पुरानी सूटें, वो भी बेढंगी। सुनो, ये तुम अपनी तारीफ कर रही हो ना? वेरी गुड। अब अपने ये बेढंगी फेस लेके यहाँ से निकल जाओ और हमें कोई ढंग की बात करने दो। हाय डार्लिंग जूसी। रॉकी, तुमको कितनी बार समझाया, मेरा नाम सूजी है, सूजी। ये हमारा नहीं, तुम्हारे ब्यूटीफुल फेस का कसूर है। जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल फुटबॉल की तरह उछलने लगता है, गला सूखने लगता है, प्यार की प्यास बढ़ने लगती है, दिल धड़कता है, रात को नींद नहीं आती माँ बाप। बस ज़बान पर एक ही नाम, जूसी जूसी। तुम्हें मेरा रोमियो एंटिक फेस देखकर ऐसा लगता है तुम हमको चूसा हुआ आम के माफिक लगता है, that's all। चूसा हुआ आम नहीं सूजी, सुकड़ा हुआ आम। पिछले 5 साल से एक ही क्लास में फेल होकर इसकी हालत किसी पेड़ पे लटके हुए बेमौसमी आम की तरह हो गई है। ना इसमें रस बाकी है, ना ही मिठास। अबे सड़े हुए करेले, कुत्ते की दूध, तू सुधरेगा नहीं। एक केले के छिलके से तेरा एक साइड खराब हो गया है, दूसरे छिलके पे आएगा ना तो ये साइड से भी निकल जाएगा। अबे अगर मैं पास हो गया ना तो कॉलेज खत्म, जूसी से मिलना खत्म, लाइफ में रोमांस खत्म, समझे? लेकिन नहीं, अगर मैं पास हो गया ना तो जूसी को साथ लेके जाऊंगा। इसे कहते हैं ट्रू लव में सैक्रिफाइस। यू अंडरस्टैंड? टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड। लेकिन तुम तो हमारा कॉलेज को ज्वाइन करने से पहला भी 2 साल फेल हुआ था। चुप है। वो तो तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करने के इंतजार में होता डार्लिंग। हाँ, अरे तू सारी जिंदगी इंतजार करता रहेगा ना तो भी सूजी तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। तू सूजी डालें, ठीक कहा ना मैंने? तो आज हमको पिक्चर चले? हाँ। मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। हरगिज नहीं। जूसी अगर पिक्चर देखने जाएगी तो मेरे साथ, तू जैसे अनाड़ी के साथ नहीं, मुझ जैसे खिलाड़ी के साथ। सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी। अरे अब तो झगड़ना बंद करो अनाड़ियों। खिलाड़ी कब की निकल गई? चली गई? तू कब आया रे? जब तुम दोनों पागल कुत्तों की तरह सूजी के लिए लड़ रहे थे। अरे मजनू की छठी औलाद हो, अब तो जरा सुधर जाओ। तू हमारी फिक्र छोड़। तू कैसा है रे? हाँ, कैसा है तू? कैसा है तू? तेरी याद में सूख के काटा हो गया हूँ यार। You know, our country is poor country, not very much poor, but यहाँ फूड प्रॉब्लम है, ब्रेकफास्ट प्रॉब्लम है, कैंटीन में उधार का प्रॉब्लम है। यस माय डियर फाइनेंस मिनिस्टर, दाता के नाम पर बजट सैंक्शन कर दे। जेब में सिर्फ 54 बची है। जेब में सिर्फ 54 बची है और चले सूजी को पिक्चर दिखाने, इश्क लड़ाने। इश्क इश्क इश्क। अरे यार, इश्क के नाम से याद आया, पूनम कैसी है, कहाँ है वो? मत पूछ यार, पूनम तो गुस्से से आग बबूला हो गई है, ज्वालामुखी हो गई है, तुझे देखते ही भस्म कर देगी। मतलब के सामने जाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा। जो जुटाना है जुटा ले दोस्त, मोहब्बत का तूफान अपनी फुल स्पीड पर इसी तरफ आ रहा है। तू तो मरेगा ही, मरने से पहले तेरा सब कुछ मेरे नाम पे कर देना बाबा। यार कम से कम नाश्ते के लिए 20 रुपया तो देता जा। लगता है तुम दोनों मुझे दहेज में एडवांस मिले हो। सरकार के बच्चे जिए तेरा खून पिए। हाय पूनम। अरे कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। नाराज हो क्या? तुम्हें से क्या, तुम तो गांव में छुट्टियां मना है ना? तो जाना ही पड़ा ना यार, माँ और भाई के लिए। तो वही रहते, वापस आने की क्या जरूरत? अरे वापस भी तो आना ही था ना तुम्हारे लिए। जानती हो, गांव में मैं 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। बंद करो अपने ये चोचले। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र थी कि 1.5 महीने में मुझे एक खत भी नहीं लिख सके। खत?
ओह लेटर, यू मीन लव लेटर? वेरी डेंजरस बाबा। अगर वो लेटर तुम्हारे माँ बाप के हाथ लग जाता तो? हद से हद क्या होता, तुम्हारे हाथ पांव टूट जाते। क्या 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 क्या? प्यार में वार? ना बाबा, ना रे ना। मुझे टूटा फूटा आशिक बनने का कोई शौक नहीं। नो लैला मजनू फॉर मी प्लीज। बस यही है तुम्हारी मोहब्बत। अरे लोग तो प्यार में मर मिटने को तैयार हो जाते हैं और तुम सिर्फ हाथ पांव तोड़वाने से डरते हो। क्या खाक मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे अरे, मैं मजाक कर रहा था, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना बुन्ना। आज से तुम्हारी मेरी बातचीत बंद। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। हाँ, ये तुमने बहुत सही फैसला किया पूनम। वैसे भी तुम्हारी जगह इस फटीचर कंगाल के पास नहीं, हमारी बाहों में। शट अप। ये गांव नहीं कि तेरे बाप के पालतू कुत्ते तुझे बचाने आएंगे। ऐसी पिटाई करूंगा साले कि तू तो क्या, तेरी औलाद भी गंजी पैदा होगी। प्रिंसिपल साहब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कॉलेज। अरे भाई, बेल बजने ही वाली है, डोंट वेस्ट टाइम, अपनी अपनी क्लास में जाओ। और हाँ पूनम, तुम मेरे साथ आओ। इस साल के डांस ट्रूप के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। आओ, कम ऑन। लगता है इस कॉलेज में सभी को कबाब में हड्डी बनने का शौक है। चलो, अब पूनम को कॉलेज के बाद ही मनाना पड़ेगा। नमस्ते मीरा जी। नमस्ते। मंदिर जा रही? जी हाँ, आज भगवान से क्या मांगने का इरादा है? वही जो हमेशा से मांगती आई हूँ कि बाकी की जिंदगी भी इज्जत से कट जाए। वैसे आजकल के जमाने में मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो आप कर रहे हैं बरसों से। ये बताइए कि जिस गांव के लोग अपने बच्चों को मुफ्त स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते, वहां आपको अपने भाई को कॉलेज तक पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? दरअसल ये मेरे बाबूजी का सपना था कि हम दोनों भाई खूब पढ़ लिख कर अपने ज्ञान की रोशनी से सारे गांव को उजागर करें। लेकिन अचानक उनका स्वर्गवास हो गया और सारे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैंने सोचा बैल और खेत मेरे हिस्से में ही सही, मैं अर्जुन को पढ़ा लिखा कर बाबूजी का सपना अब भी पूरा कर सकता हूं, और यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मंदिर आ गया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको आपके मकसद में जरूर कामयाब करें। नमस्ते। नमस्ते।